भाई साहब क्या हाल चाल। बड़ी दुरुस्त रही पुरानी क्लासेस। आज जनता जनार्दन की मांग पर लेके आया हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की पहली क्लास। यहाँ पे हम जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज बड़ी मंदम मंदम पढ़ाएंगे फुल जोश में। आज इंटरएक्शन पे ध्यान मत देना, ज्यादा हुल्लड़बाजी पे ध्यान मत देना। फुल स्क्रीन करो, बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास को अटेंड करना। और आज लंका लगा देंगे इस टॉपिक की। 2019 में इसी टॉपिक से कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 2020 में भी इससे क्वेश्चंस आए थे। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको फंसाते हैं। जो आपको लगता है, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक है ये 10th लेवल का है, ठीक है। पर सच ये इतना ही सच नहीं है, है ना। कहीं हद तक आपको क्लास 11 के इक्विलिब्रियम का भी ज्ञान होना चाहिए। तो भाई साहब दुबे जी सभी के सभी अभी के अभी इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और उड़ा दो बहुत ही तेजी से। स्क्रीन को फुल मोड पे कर लो, लाइव चैट वाला ऑप्शन साइड कर दो और बस पढ़ते जाओ। और आज देखो कि मामा श्री क्या लेके आए। एसिड्स, व्हाट आर एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में आज का डेफिनेशन। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन, यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है ना। सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन के बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। दूसरे टॉपिक में जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, है ना। टाइप्स ऑफ एसिड और डेफिनेशन में हम एक और चीज ले लेंगे। डेफिनेशन में एक और चीज ले लेंगे, अलग अलग थ्योरी। अलग अलग थ्योरी, थ्योरी के बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स। क्या होगा? टाइप्स होगा, टाइप्स ऑफ एसिड होगा, है ना। टाइप्स ऑफ एसिड में डिस्कस करते करते कई और जरूरी बातों के बारे में बात करूंगा। तो नेहा कुमारी जी सभी के सभी एक एक जितनी कन्याएं और जितने हमारे बलियोद्धा हैं सभी के सभी एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, साथ साथ में देखते चलना। कुछ चीजें इस जुबान से ऐसी निकलेंगी जो शायद नोट्स में या किताब में ना मिले, ठीक। टाइप्स ऑफ एसिड देखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में फंसता है, यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड, कुछ ऐसे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ज्यादातर, जिनका यूज एग्जाम में आता है ना। कि भाई फॉर्मिक एसिड कहाँ पे है ना, और मिथेनोइक एसिड कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें ये यूज आता है एग्जाम में। बड़े आसान मक्खन वाले क्वेश्चन आते हैं, मक्खन मलाई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही मक्खन मलाई क्वेश्चन फंसाते हैं गुरु। तो आज की क्लास शुरू करते हैं मामा जी के नाम पे। क्या व्हाट आर एसिड्स, एसिड होते क्या है। एसिड्स देखो, सबसे पहले एसिड्स का कुछ फिजिकल बिहेवियर, जैसे एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में स्टेटमेंट बेस दे सकता है इनमें से कौन सी बात एसिड के लिए सही नहीं है ना। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। और जो एसिड होते हैं कैसे होते हैं, ये सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखते हैं क्या है व्हाट आर एसिड। तो एसिड्स हैं क्या, ये शुरुआत में सबसे पहली बार बताया अर्हीनियस ने, ठीक। ये पहली थ्योरी है। इसके बाद दूसरी थ्योरी आई ब्राउन्सकार्ड-लोरी की, तीसरी थ्योरी आई लेविस की, ठीक। इन तीनों में से कोई थ्योरी गलत नहीं थी। ऐसा मत सोचना कि इनमें से ये थ्योरी गलत थी वो थ्योरी गलत थी। इनमें से कोई थ्योरी गलत नहीं थी, ठीक है। तो भाई देखो, कमेंट्स मत करो ज्यादा। मतलब मेरा कहने का ये है कि पढ़ो, आज पढ़ो, आज एकदम दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक ना मेरे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बाद का लेवल इंपॉर्टेंस है, ठीक। एसिड बेसिस सॉल्ट से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं, ये बहुत लंबा हिस्सा कवर करता है, ठीक। अगर मैं बेसिस में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को ले लूं तो मैं तुमको बताऊं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लगभग 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 4 5 तक भी ये चला जाता है। और सोचो 15 से 18 में से अगर 5 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से आ रहे हैं का मतलब 1/4 केमिस्ट्री, है ना, 1/4 केमिस्ट्री। तो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है सोच लो। इसीलिए आज तुम्हारे मामा श्री खुद कह रहे हैं कि आनंद से बैठो भाव विभोर होके और बेहतरीन सवेरे सवेरे इस क्लास का आनंद लो। व्हाट आर एसिड्स, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस ने क्या बोला भाई, अर्हीनियस ने बोला अपनी पहली थ्योरी में, इन्होंने वही बोला जो 10th तक हम पढ़ते हैं। क्या, जो H+ आयन डोनर होंगे, क्या होंगे, जो H+ के डोनर होंगे
वो होंगे एसिड, जो OH माइनस के एक्सेप्टर होंगे, जो OH माइनस के एक्सेप्टर होंगे वो होंगे बेस। क्या बोले, जो H प्लस के, जो H प्लस आयन के डोनर होंगे, जो H प्लस आयन के डोनर होंगे, डोनर वो होंगे एसिड्स, वो होंगे एसिड्स, और जो OH माइनस आयन के डोनर होंगे, सॉरी OH माइनस आयन के भी, हाँ, जो डोनर होंगे वो होंगे बेसिस। क्या होंगे वो होंगे बेसिस। ठीक, भावनाओं में बह गए थे पीछे, ये वाला सही है। देखो OH माइनस आयन जो डोनेट करेंगे, और वो भी कंडीशन समझो, इन्होंने लाइन क्या लिखी थी, बड़ी बढ़िया लाइन मारी थी। इन्होंने कहा व्हेन a substance या when an acid is mixed with water, it releases H plus ion। जब कोई भी एसिड जो होता है, जब ये कोई भी एसिड जो होता है ये पानी में मिक्स किया जाए, तब ये H प्लस आयन डोनेट करेगा। तो कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या कहती है तुमसे, कंडीशन कहती है मिक्स्ड विद वाटर। जब पानी में मिक्स किया जाएगा, जब पानी में मिक्स किया जाएगा तब ये क्या रिलीज करेगा, तब ये रिलीज करेगा H प्लस आयन। अब मान लो इसी की जगह दूसरी चीज है, यानी when any base is mixed in water, it releases OH minus ion। ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था हमारे प्यारे चचा अर्हीनियस का। अर्हीनियस ने बताया जो H प्लस आयन के डोनर होंगे वो एसिड होंगे, जो OH माइनस आयन के डोनर होंगे वो बेस होंगे। ठीक, और ये रही लैंग्वेज क्या, when an acid, क्या बोला, when an acid is mixed with water it releases H plus ion। क्या बोला, it releases H plus, यानी कि जब कोई भी पदार्थ, हिंदी माध्यम, जब कोई भी पदार्थ ठीक पानी में विलय कराया जाएगा, विलयन, ठीक, जब पानी में विलय कराया जाएगा, किसी भी पदार्थ को पानी में विलय कराने पे जब वो H प्लस आयन ठीक छोड़े तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एसिड बोलेंगे। और जब कोई भी पदार्थ पानी में विलय करने पे, मिलने पे OH माइनस आयन छोड़ता है या रिलीज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और बेबी को बेस पसंद है, बहुत बेहतरीन। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया, अर्हीनियस ने। और दूसरा कॉन्सेप्ट किसने दिया, याद रखना बड़ी जरूरी बात है, दूसरा कॉन्सेप्ट दिया ब्रॉन्स्टेड लोरी। ये दो लोग हैं, ब्रॉन्स्टेड और लोरी। जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे ओ के ऊपर 2 डॉट लिखे होंगे, ये क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज है, जहां तक पता नहीं, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज है, उसमें लिखे जाते हैं इनके नाम पे 2 डॉट। ठीक, तो ये दूसरी थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने क्या दिया, ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन डोनेशन, प्रोटॉन डोनर। इन्होंने प्रोटॉन डोनर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी जो प्रोटॉन डोनेट करेगा ठीक वो होगा कौन, वो एसिड होगा। इनके हिसाब से जो प्रोटॉन डोनेट करेगा कौन, ये आ गया ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट तुमसे कहता है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन, या सीधे सीधे लिख लो ना, तुमको डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है, एसिड इज इक्वल टू प्रोटॉन डोनर। क्या, प्रोटॉन डोनर। ठीक, अब देखो एक बात बताओ मुझे, जो H प्लस होता है मेरे लाल, जो H प्लस होता है, क्या H प्लस जो होता है, हाइड्रोजन को ले लो पहले, हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट भी 1। ठीक, तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब प्रोटॉन 1 है,
ठीक, और एटॉमिक मास नंबर 1 है का मतलब सिर्फ प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन है नहीं। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं। क्या बोले? न्यूट्रॉन होता नहीं। और जब न्यूट्रॉन होता नहीं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आया? 1, और एटॉमिक मास भी क्या आ गया? 1। अच्छा, हम समझाना क्या चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि मान लो, क्या करो, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया H+ आयन। अब एक हाइड्रोजन का एटम, इसमें 1+ का चार्ज है, एक यहाँ पे बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो बचा गया प्रोटॉन ही तो बचा। यानी कि ये H+ आयन बोलो या इसको प्रोटॉन बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन गया बाहर और प्रोटॉन बचा, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? H+ को तुम प्रोटॉन भी बोल सकते हो। अच्छा, अब आओ वापस इनकी डेफिनेशन में। इन्होंने क्या कहा? एसिड वो जो प्रोटॉन डोनर हो, यानी कौन से डोनर? H+ आयन के डोनर हो। ठीक, फिर इन्होंने कहा बेस वो, इन्होंने कहा बेस वो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। कौन हो? प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। ठीक, तो जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बेस है। जो H+ आयन को कहते भाग, क्या भाग, तो वो कौन है? वो है एसिड, जो H+ आयन डोनेट कर देते हैं। यानी लगभग पिछली थ्योरी से थोड़ा सा लिंक मिलता है। इन्होंने कहा था जब पानी में मिक्स करो तो H+ आयन रिलीज करेगा, इन्होंने कहा जब पानी में मिक्स करो तो ये प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो एसिड होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे। पहले वाले ने कॉन्सेप्ट एकदम अलग दिया था थोड़ा सा बेस के लिए। क्या? इन्होंने OH- आयन की बात की थी। ठीक, लेकिन इन्होंने प्योर प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया। प्योर प्रोटॉन क्या? कि एसिड वो जो प्रोटॉन डोनेट कर ले, बेस वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया। एक अभी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मालूम है, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो इसी के बाद मुझे ठीक इस वीडियो के एंड होते ही ताबड़तोड़ तरीके से एक आदमी का कमेंट चाहिए, एक बच्ची का कमेंट चाहिए, सभी के सभी का, कि क्लास कैसी लगी। और आज का ये मेरा तरीका कि लाइव चैट बंद कर दो और खाली वीडियो देखो, खाली इसको देखो, क्योंकि मजा आएगी, है ना? हाँ, ये मजा आया और ये मजा मैं तुम सबको देना चाहता हूँ। ठीक है, आओ भाई। तो वाटर एसिड्स में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, क्या? अरहीनियस कॉन्सेप्ट देखा। अरहीनियस के हिसाब से क्या होता था? H+ वाले एसिड होते थे, OH- वाले बेस होते थे। ठीक, ऐसे ही ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रॉन्स्टड-लोरी कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? बेस होते हैं। फिर ऐसे ही आया लेविस कॉन्सेप्ट। अब लेविस की थ्योरी बड़ी फेमस है। अगर तुमने पी ब्लॉक पढ़ी है क्लास 12 में, 11 में भी कुछ टॉपिक पढ़े होंगे का एल्युमिनियम वाला, AlCl3 FeCl3 वगैरह। 12th में भी तुमने न्यूक्लियोफिलिक वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है ना? तो तुमने AlCl3 FeCl3 पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं परेशान मत हो, मैं बस एक समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसे आता है उसे। आइए देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट आया लेके लेविस। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस का। तीसरा ये लेविस कॉन्सेप्ट है। अब लेविस ने क्या कहा? लेविस ने कहा भाई देखो, तुम लेविस कॉन्सेप्ट याद रखो अमोनिया और AlCl3 से। अमोनिया और AlCl3 से। अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और AlCl3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। ये क्लास मैंने ऐसे आज तक कहीं नहीं पढ़ाई, ठीक है? तो बड़ी गौर से पढ़ना, बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है ना? ऐसा धांसू कंटेंट मैंने कहीं पे नहीं दिया कभी, तो देख लो।
एक क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये कि इस थ्योरी में ये बोला गया जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो होगा बेस, वो होगा बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, वो होगा एसिड। आज एकदम मतलब तुमको बता रहा हूं मैं, आग लगा दूंगा आज, एकदम मामा श्री फुल भौकाल मोड में आए, एकदम यूट्यूब पे एकदम ना कभी करी जाने वाली चीज की है क्या कि एकदम मतलब ये कमेंट सारा बंद कर दो, फिर भी कुछ बचे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये कि कम से कम कमेंट्स करो लाइव चैट में और क्लास पूरा ध्यान रहे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये अगर मतलब रह गया तो मजा नहीं आएगी तुम्हें, प्री वाईक्यूज फंसेंगे नहीं, फिर कहोगे लो मामा श्री प्री वाईक्यू नहीं लग रहा, ठीक तो लगेगा कैसे, क्लास अगर मुराई करोगे तो। होता क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, कितनी 5, 1s2 2s2 2p3 बोलो या फिर 2,5 बोलो, ठीक। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आ गए, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आ गए, एक ये यहां से, एक ये यहां, एक ये यहां, ये पिरामिडल शेप बनाता है, तुम्हारे मतलब का नहीं है, ठीक है, ये यहां, यहां और यहां, फिर ये मैच होता है और वो बड़ी नौटंकी है, ठीक। तो फिलहाल के लिए ये देखो कि जो अमोनिया है, जो अमोनिया है वो कैसा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और एक ये लोन पेयर तुम्हारे हिसाब से इधर, ठीक। तो ये बनाता है पिरामिडल शेप, में बना दूं, पिरामिडल शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक, पिरामिडल शेप इस तरीके का होता है। तो ये बोलता है इसके ऊपर है लोन पेयर, वैलेंस बॉन्ड वो VSEPR थ्योरी से इसका स्ट्रक्चर प्रूव हुआ था, छोड़ दो वो सब, तुम्हें मतलब तो नहीं है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये है लोन पेयर, ठीक, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, इसने बॉन्ड कितने बनाए 3, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन 5 - 3 बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं एक लोन पेयर, क्या बनाते हैं एक लोन पेयर, क्या बोला एक लोन पेयर। अब तुमको पता नहीं होगा बॉन्ड पेयर क्या होता है, तुमको पता नहीं होगा बॉन्ड पेयर क्या होता है, आधों को नहीं पता होगा लोन पेयर क्या होता है। तुम्हारे मन में सवाल आया, मैंने सुन ली पुकार, ठीक, तो सबसे पहले जानो वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले जानो वैलेंसी क्या होती है, अगर पता है तो कोई बात नहीं फिर भी जान लो, सबसे पहले जानो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज number of electron in the outermost shell, number of electron in outermost shell, in outermost shell bond pair होता है outermost shell के वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस V फॉर वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन which participate in chemical bonding, ठीक। और लोन पेयर कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not participate, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो यहाँ पे तो बेहतर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां भी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर which do not participate in chemical reaction, जल्दी 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 नोट करते चलना साथ साथ में, ये मिलेगा नहीं कहीं, participate in chemical bonding, ठीक। तो कहता क्या है, कहता है वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और जल्दी जल्दी से एक वैलेंसी निकाल के दिखाएं तुम्हें, वैलेंसी निकाल के देखते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ठीक। तो हमारे पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा, तुमको मैंने कहा था
कभी कि 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना, जिंक, कॉपर, क्रोमियम और शायद लेड को बोला होगा, ठीक। इन सभी के एटॉमिक नंबर याद करने को बोले थे मैंने। अगर तुम्हें याद है तो इसका काम हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो तुम गोबर हो जाओगे। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक। तो इसका वैलेंसी ऐसे निकालेंगे 2,5। पहली शेल में आ सकता है 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट है, एक एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है। एसपीडीएफ ज्यादा सही है, ठीक, लेकिन हम लोग फिलहाल ये पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, ठीक। नाइट्रोजन का हो गया 2,5, इसका होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं 15, तो 15 के हिसाब से हो जाएगा 2,8,5, ठीक। इसका होता है क्या बोलते हैं 8, तो ये हो जाता है 2,6, इसका हो जाता है 1, तो इसका रह जाता है 1 ही, इसका रह जाता है 1 ही, ठीक, 1 का 1 ही रह जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया नाइट्रोजन में। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, हिंदी माध्यम भी जानता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कक्षा 11 में था, मतलब 9th में भी था, ये 11 में भी था। तो नाइट्रोजन क्या कहता है मेरे भाई, नाइट्रोजन कहता है कि मेरी आखिरी शेल तो ये है, ये कहता है मेरी आखिरी शेल ये है, मेरी ये है, और मेरी तो पहली शेल और आखिरी शेल एक ही है, ठीक। तो ये क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि भाई देख मेरी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितना बोलिस 5, जल्दी। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 1। तो हुआ क्या, नाइट्रोजन कहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही मेरी वैलेंसी है। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो ये क्या होती है, ये होती है वैलेंसी। यहाँ क्या है वैलेंसी 5, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 5। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ। अब देखो, अब बोलता है बॉन्ड पेयर क्या है। बॉन्ड पेयर पता चलेगा किसी कंपाउंड से, जैसे अमोनिया है, अमोनिया है, तो अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के केस में क्या होगा, जल्दी जल्दी, अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के पास है एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर हमें पता कैसे चला ये भी देख लो आगे, ठीक। अमोनिया के साथ क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 5, तो इस 5 वैलेंसी में इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो क्या हैं तो आखिरी शेल में, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये क्या है, ये बन जाते हैं लोन पेयर, यानी घर का वो लड़का जिसकी उम्र तो हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही। गांव में ढूंढा, लखनऊ में ढूंढा, दिल्ली में ढूंढा, गांव देहात में भी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है। बहुत ढूंढा, मिल ही नहीं रही है। लड़का मोटा गया है, छोटा गया है, बड़ी समस्या है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये आ गया हमारा वैलेंसी और लोन पेयर, ठीक। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर वो है, जैसे ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, ठीक। तो ये क्या है 1, 2 और ये 3, ये 3 बॉन्ड पेयर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक। एक केमिकल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर होता है, डबल में 2 पेयर होता है, ट्रिपल में 3 पेयर होते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा वैलेंसी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब ये जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, जो देनदार, जो देगा, जो देनदार नहीं, जो देने वाला है, हाँ जो छप्पर फाड़ के देने वाला है, वो कौन है, वो है एसिड। वो जो देने वाला है वह बेस, ठीक, जो देने वाला है वह बेस। तो ये क्या है, ये लोन पेयर डोनर है। अभी बस सुनते जाओ, अभी मजा आएगी बहुत भयंकर। जो लोन पेयर का डोनर है, जो लोन पेयर का डोनर है वो है तुम्हारा बेस, और जो लोन पेयर का एक्सेप्टर है वो है तुम्हारा एसिड। तो आगे बात समझ, जो लोन पेयर का डोनर है वो है तुम्हारा बेस, जो लोन पेयर का एक्सेप्टर है वो है तुम्हारा एसिड, ठीक। अब जल्दी देखो आके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, जो H+ आयन डोनेट करे वो एसिड, OH- जो डोनेट करे वो बेस। इन्होंने बताया जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस। इन्होंने बताया लेविस ने कि जो लोन पेयर को डोनेट करे, क्या करे, जो लोन पेयर को डोनेट कर दे। अब यहाँ डोनेट कर मामला रिवर्स हो गया थोड़ा सा, वहां डोनेट एसिड, यहाँ डोनेट वाला बन जाता है बेस। यहाँ इन्होंने कहा जो लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो बेस, ठीक।
और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे 3। इस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं एसिड को। ठीक, तो ये है लेविस, ये है व्हाट आर एसिड्स का मतलब 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से एसिड की डेफिनेशन बताई। ठीक, अब तेजी से कोई भी सवाल हो चलो तो मुझसे कमेंट्स में पूछो, बहुत ही उम्दा तेजी से। बढ़िया, चलो मैं क्या तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आ गया? आइए भाई देखते हैं, तुम्हें समझ में आ गया तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ एसिड। क्या बोला? टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड क्या है, तुम्हें दिख रहा है ना सही से? टाइप्स ऑफ एसिड क्या है? एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। एसिड्स को इन कुछ चीजों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, रंग बिरंगा बना ले इसको। देखो सबसे पहला सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी निकाला कहां से गया। ठीक, और सबसे पहला है सोर्स। नोट्स बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी बेहतरीन बनाई है। ठीक है, पीपीटी ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा बना के। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्या दिखाया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक या तो ये एसिड हो सकता है इनऑर्गेनिक वाला, एक या तो ये एसिड हो सकता है ऑर्गेनिक वाला। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन होते हैं? एसिड फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है इसका, मतलब ये है इसका, ऑर्गेनिक से हमारा मतलब है ऑर्गेनिज्म। जल्दी देखना है, बहुत ही तेजी से बेटा, दुबे मेरे लाल जल्दी देखना बड़ी तेजी से। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है हिमांशु भैया जल्दी देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग। क्यों भाई साक्षी? ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी एसिड ऑब्टेन हो, एसिड ऑब्टेन हो, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक से हमारा मतलब है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग, और लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एसिड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। आगे बात समझ, उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है मिनरल एसिड। एग्जाम में ये भी पूछता है कि सबसे पहला बनाया गया मिनरल एसिड, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड मिनरल एसिड कौन सा है? H2SO4। सबसे पहला डिस्कवर्ड मिनरल एसिड कौन सा है? H2SO4। एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉपी में भरने से पॉइंट की तरह से उतार लो कि पहला मिनरल एसिड जो डिस्कवर किया गया क्या? H2SO4। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने बताया, तो आज मैंने इसीलिए कमेंट्स बंद करवा रखे हैं तुम लोगों से। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारे कौन से हैं? ये हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड। इन सभी के फॉर्मूले में भेज दूंगा, याद कर लेना, वरना गूगल कर लेना। ठीक, इन सभी के फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला तो यही है। इस स्लाइड में एक भी अक्षर, एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक, लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ऑक्सैलिक, सब वही है जो पूछा जाता है हर साल अलग अलग तरीकों से, एग्जाम्पल के तरीके से, यूज के तरीके से, है ना, सोर्स के तरीके से कि टर्मरिक में कौन सा एसिड है ना, तो वो उसी तरीके से। आइए देखिए, इनऑर्गेनिक कौन से एसिड्स को बोलते हैं हम? The acids prepared from the minerals of the earth are called mineral acid। देखो ये एसिड्स जो होते हैं, जो एसिड्स क्या होते हैं, जो मैनमेड एसिड होते हैं या लैबोरेटरी मेड एसिड होते हैं, यानी जो लैब में बनाए जाए, जमीन मतलब अर्थ से सल्फर हमने कहीं से ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर लिया। अब अगर किसी ने भगत सिंह मूवी देखी है तो उसको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है तुम्हारा,
ये सब बॉम्ब बनाने में बहुत भयंकर यूज किए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि ये मिनरल एसिड है, इनके बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट है, ठीक है। अब उसी की जगह तुम नींबू ले लो, नींबू है, ठीक, नींबू है तो नींबू में क्या होगा, नींबू हिंदी में लिख दिया, ठीक है, मतलब हिंदी वाला लेमन, लेमन तो नींबू है। अगर लेमन है, अब लेमन को निचोड़ के तुमको लगता है लेमन में जो एसिड पाया जाता है उससे कभी बम बनाया जा सकता है? नहीं ना। कहने का मतलब यही है। अब जैसे लेमन है, लेमन को बाल में यूज किया जाता है ना, लड़कियां बालों में लेमन लगाती है, वो लड़के भी लगाते हैं डैंड्रफ वगैरह के लिए मिक्स करके। हाँ, मतलब मैं कोई औषधि नहीं बता रहा हूँ, यहाँ प्रचार नहीं हो रहा है पतंजलि का, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये पॉपुलर प्रैक्टिस है ओवर द इंडिया भी, बाहर भी, ठीक। तो लेमन जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन अब तुम सोचो, तुम H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कोई एसिड अपने सर में डाल सकते हो क्या? जल जाओगे, है ना, बुरी तरह से एकदम, मतलब पागल हो जाओगे। ये सब मत करना, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ये मजबूत होते हैं, बेहतरीन होते हैं, है ना। मजबूत का मतलब, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत से नहीं है, क्या है अभी समझाएंगे, ठीक। तो ऑर्गेनिक एसिड वो हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाएं, इनऑर्गेनिक एसिड वो हैं जो ह्यूमन लैब में बनाता है अलग अलग गैसेस और चीजों को, मिनरल्स को मिक्स करके, ठीक। दूसरे टाइप के एसिड कौन होते हैं भाई? दूसरे टाइप के एसिड दद्दा बताते हैं कौन से हैं, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन वाले। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। भाई साहब बोले ये रहा, तो ये रहा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेस पे। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेस पे दो हो सकते हैं, एक या तो वो हाइड्रा एसिड हो सकता है या तो वो ऑक्सा एसिड हो सकता है। अब हाइड्रा एसिड कौन है? सिर्फ वो जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो ही ना, है ना। हाइड्रा एसिड वो जिनमें ऑक्सीजन ना हो, एन एसिड दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन, ठीक। आई बात समझ में? तो अब एज अपोज्ड टू एन ऑक्सी एसिड, यानी अपोज का मतलब एकदम उल्टा, ऑक्सी एसिड का उल्टा, ठीक। तो ऑक्सी एसिड की क्या कंडीशन है? एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अनदर एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। कहने का मतलब वो एसिड जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो, वो तो ऑक्सो एसिड है, क्योंकि देखो एसिड होने के लिए हाइड्रोजन तो होना ही होना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो एसिड बनेगा। तो ऑक्सो एसिड वो है ना, हाइड्रोजन तो हो ही, एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही, लेकिन ऑक्सीजन भी हो, ठीक। हाइड्रा एसिड वो है जहाँ हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन ना हो भाई, ठीक। तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो कौन है? वो हाइड्रा एसिड है। और ये क्या है? ये ऑक्सो एसिड है। अब HNO3 वगैरह में देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक। ऐसे कार्बनिक एसिड आता है H2CO3, ठीक, H3PO4, ठीक। सल्फरस एसिड आता है H2SO3, ठीक। ये सब क्या है? ये सब हैं सारे तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक। अब एक एक्सेप्शन है, इसमें कार्बन होता है, इसमें कार्बन होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये फिर भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक। कार्बनिक एसिड इज एन एक्सेप्शन, इसमें कार्बन होता है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता। तो एग्जाम के दिन याद रखना, ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड लिख के दे देगा, तुम मन से टिक मार दोगे, ठीक। क्योंकि पहला ऑप्शन अगर तुमको सही लग जाता है तुम दूसरा पढ़ते ही नहीं हो, इतने तो होनहार हो। चलो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आइए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ छोड़ दो, अच्छा वो एक बढ़िया सी पोयम है, किसमें ताकत कितनी ज्यादा, हाँ तो अभी वही पोयम पढ़ देते हैं, बस यूट्यूब पे 2 मिनट में फेमस हो जाते हैं, छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे दो तरीके के एसिड हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं बेटा जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। मतलब क्या? मतलब क्या है मेरे भाई? मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जैसे H2SO4 को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में रखा, और जो एसिटिक एसिड या जो एसिटिक एसिड है उसको हमने वीक एसिड के केस में रखा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जब टूटते हैं तो H+ और SO4- में पूरा टूट जाते हैं, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं ये अपने आप को सिर्फ एक H+ तोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई? यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, यहाँ 1, यहाँ, यानी हाइड्रोजन है टोटल 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है टोटल 4, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन डिसोसिएट कितने हुए? सिर्फ 1, ठीक। जैसे नींबू होता है, नींबू पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल नहीं होता,
ठीक। तो जो एसिड होते हैं सब वाटर सॉल्युबल नहीं होते, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्युबल इन पनिया, क्या बोले, पनिया, पनिया में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये सब जो है ये सारा वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक। और अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है, अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक। तो जब पानी के साथ मिक्स किए जाए तो कंप्लीट आयनाइज हो जाए, यानी तिनका तिनका तोड़ के अलग करने, 2 H+ अलग कर दें, SO4 माइनस अलग कर दें, एक H+ अलग कर दें, NO3- अलग कर दें, ठीक। ये नहीं कि मैं वहां लिविल लिविल कर रहे हैं, जैसे जैसे आ गया तुम्हारा H2SO3 भी हो गया, या H3PO4 हो गया, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, भाई भटकना अटकना नहीं, यहीं बैठे रहो, ठीक। ये दोबारा ना मिलने वाला, अब भी प्राइवेट मार दूंगा शाम तक, ठीक है, नौटंकी नहीं, ठीक। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कमेंट मना किए हैं मैंने, इसी हफ्ते के बाद अगर जो प्राइवेट मार दी तो गुल्ली उड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, बहुत ही आराम से, बड़ा जरूरी टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग, बेकिंग सोडा ये सब मिला लूं तो 4-5 क्वेश्चन भना भन बनते हैं पूरे टॉपिक से, एसिड बेसिस सॉल्ट से। आज मैं सोचो सिर्फ एसिड पढ़ाने आया हूँ, कल बेस पढ़ाऊंगा, शायद हो सकता है एसिड फिर से कल हो जाए, लेकिन कल बेस पढ़ाऊंगा, ठीक, फिर सॉल्ट पढ़ाऊंगा, तो तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का, ठीक। तो क्या कहते हैं जनाब, जनाब कहते हैं ये सल्फरस एसिड है, H2SO3 है, ये H3PO4 है, ये H2SO4 सल्फरिक एसिड होता है, ये सल्फरस एसिड होता है। तो यहाँ पे 3 H+ निकल जाते हैं, PO4 पे 3- आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। ये पूरा तिनका तिनका हाइड्रोजन तोड़े दे रहा है, तो ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा ये वीक है, ये वीक क्यों है, यहाँ पे आप कितना भी कर लो, ये देखो, ठीक, ये वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कौन हो गया, HCOOH, ठीक। यहाँ पे एक H है, लेकिन ये नमूना ये सिर्फ इस H को डोनेट करेगा HCOO- में और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ी हरामखोर चीज है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी नीचे की स्लाइड्स में है, परेशान मत हो। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड भी बॉडी में पाया जाता है, सब ऑर्गेनिक है। तो क्या लिखा है, मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसा देखा गया है कि जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लैब में बनाए हुए मिनरल एसिड होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बन जाते हैं, और वीक एसिड ज्यादातर हमारे ऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं। ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, ठीक। आइए, और हाँ एक 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 बात और, एक पॉइंट लिख लो कि HCl जो होता है, HCl इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। HCl जो है ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है मेरे भाई, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। वो डाइजेशन में भले ही पाया जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो लिख लो HCl इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, लिख लो HCl इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, HCl इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक। HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है। नॉट लिखोगे तो नॉट एग्जाम में भूल जाओगे ससुर, और वहां पे तुम टिक करके चले आओगे ऑर्गेनिक एसिड के। देखो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अब कितना पढ़ चुके हैं हम लोग, देख लो। सबसे पहले हमने जाना कि कितने तरीके की थ्योरी है। अरेनियस कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट ने कहा H+ और OH-, H+ जो डोनेट करे वो एसिड, OH- जो डोनेट करे वो बेस। इन्होंने कहा प्रोटॉन जो डोनेट कर दे वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस, ठीक। फिर इन्होंने कहा लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड, जो डोनेट कर दे वो बेस। आई बात समझ में। फिर आए हम लोग लेके टाइप्स ऑफ एसिड का कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ एसिड में हमने सबसे पहले क्या जाना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में हमने क्या देखा, सोर्स पौआ जुगाड़। तो सोर्स पौआ जुगाड़ में हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक ज्यादातर वीक एसिड होते हैं और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक वो जो प्रकृति से लिए जाए, जो प्रकृति से लिए जाए, प्रकृति किसी महिला का नाम नहीं है, प्रकृति यानी नेचर, ठीक। तो जो प्रकृति से ऑब्टेन किए जाए वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक।
और जो आर्टिफिशियली मिनरल से बनाए जाए, धरती से खनिज पदार्थों से बनाए जाए, वो होते हैं इनऑर्गेनिक। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पे दो बताए, हाइड्रोक्सी एसिड बताया, ऑक्सी एसिड बताया। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोक्सी एसिड में खाली हाइड्रोजन। फिर स्ट्रेंथ के बेस से बताया दो, कौन से? एक बताया तुम्हें मैंने स्ट्रॉन्ग और दूसरा बताया मैंने तुम्हें वीक। ठीक, स्ट्रॉन्ग में ज्यादातर जो एग्जांपल थे वो इनऑर्गेनिक के थे, वीक में ज्यादातर एग्जांपल ऑर्गेनिक के थे। अब हम आ गए बेसिसिटी के फंडे पे। ये फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका कारण ये नहीं है कि ये टाइप्स ऑफ एसिड में आता है, बेसिसिटी का जो फंडा है ये कहीं और काम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट का, किसका? इक्विवेलेंट वेट का। ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी पूछता है, ऑक्सैलिक मतलब उसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए, उसकी वहां पे जरूरत पड़ती है। कहां पड़ती है? लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक, तो उसके लिए परेशान मत हो, एक बार कॉन्सेप्ट खटाखट इस हफ्ते निपटा दें। ठीक, और इन्हीं एक दो हफ्तों में ही क्वेश्चन निपटा के, क्वेश्चन भी करा के रिवीजन भी शुरू कर देंगे। ठीक, तो परेशान मत हो, कोई भी तरीका नहीं, मतलब कोई भी समस्या नहीं, बस अपने बीबीआर पे भरोसा रखो। बीबीआर हैज ऑलवेज अ बिग प्लान। बड़े भैया रॉक्स, बड़े भैया के पास हमेशा कोई बड़ा और धांसू लेवल का प्लान होता है कि उनके बच्चों की नैया कैसे पार लगानी है। बड़े भैया को आपकी बच्चों की चिंता तो थी, बच्चियां भी आ गई और चिंता डबल हो गई, तो आपकी इनपुट भी डबल लगा दिया है। ठीक, तो जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, और ये रण बड़ा भयंकर होने वाला, बड़ा उम्दा होने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट जान लिया। ठीक, अब आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं हम अपना अगला, कौन सा? बेसिसिटी का। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब देखो बेसिसिटी क्या कहती है हमसे? बेसिसिटी बोलती है तीन तरीके के एसिड हैं, मोनो, डाया और ट्राइबेसिक एसिड। मोनो, डाई और ट्राइबेसिक एसिड। मोनो, डाई और ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो जो सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट कर सके, जैसे एसिटिक एसिड। ये तो ठीक है, ये देखो ये हरामखोर यहाँ बैठा हुआ है, इसको याद रखना, एग्जाम में फंसता है। क्या तुम देखोगे हाइड्रोजन कितने हैं? अभी देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तुमने कहा ये मोनोबेसिक है। यहाँ दो हाइड्रोजन है, तुमने कहा ये डायाबेसिक है। यहाँ तीन हाइड्रोजन है, तुमने कहा ये ट्रायाबेसिक है। यहाँ चार हाइड्रोजन देखोगे, तुम कहोगे ले इसकी बेसिसिटी 1 तो हो ही नहीं सकती, पर बेसिसिटी होती है जाने मन इसकी 1। क्या होती है? 1। CH3COO- और H+ में टूटता है। आई बात समझ में? और एग्जाम में यही फंसता है। ठीक, तो बोलेगा इनमें से कौन मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, और टिक करके चले आओगे। ठीक, तो देखिए मोनोबेसिक वो जो एक हाइड्रोजन डोनेट करें, इसी को बेसिसिटी बोलते ही है। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होते हैं उसे बोलते हैं बेसिसिटी। उसे बोलते हैं बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, वहां दिखा नहीं हो तो यहां से देख के लिख लो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बेसिसिटी। फिर क्या बोलता है? डायबेसिक एसिड, यानी जहां डाय 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 मतलब दो, ट्राई 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 मतलब तीन, मोनोहा ईशा मोना डार्लिंग। मोनो का मतलब 1, डाय का मतलब दो ठो, ट्राई का मतलब तीन। बहुत बढ़िया वाले। अब देख लंगूर जल्दी देख, खांच में अंगूर। क्या बोला? डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड यानी वो जो दो हाइड्रोजन डोनेट करें जब पानी में मिक्स किए जाएं। ये है कार्बनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को तुम बचपन से जानते हो, है ना, H2SO4। ठीक, ये क्या है? ये फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। और ये क्या है? ये है C6H8O7। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बनने से लिख लो इसको। ठीक, C6H8O7। अब देखो C6H8O7 है, यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी है? ट्राइबेसिक है। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, तो क्या इसकी बेसिसिटी 8 निकल आएगी? नहीं। तो यही खेला है ऑर्गेनिक एसिड में। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं, ऊपर देखो तुमने देखे ऑर्गेनिक एसिड के जितने भी एग्जांपल हैं, ये साले किसी की बेसिसिटी वो नहीं होती जितने इनमें हाइड्रोजन होते हैं, हमेशा बेसिसिटी कमी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये ससुर के नाती बड़े ही मतलब अतरंगी हैं, खेला कर देते हैं एग्जाम में। तो फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये समझ में आ गया मेरे भाई? आ गया समझ में? आइए देखिए, तो हम लोग 4 टाइप ऑफ एसिड देख चुके हैं। अब ये 5वां और आखिरी है क्या?
पांचवा है ये कंसंट्रेशन के बेस पे, यानी कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। अच्छा कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, देखो 1 से 7 तक की पीएच वालों को, 1 से 7 तक की पीएच वालों को हम एसिड मानते हैं, 1 से 7 तक की पीएच वालों को हम एसिड मानते हैं। ठीक, अब इसमें जितनी ज्यादा, तुम जानते हो जो पीएच वैल्यू होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H+ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H+ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H+ के। ठीक, तो H+ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी जिस एसिड की वैल्यू 1 है, ठीक, तो वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, वो भी डाइल्यूट एसिड है। ठीक, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड डिपेंड करता है कि उसमें पानी का वॉल्यूम कितना है ना, कितने एसिड में कितना पानी है, इसी के हिसाब से पीएच वैल्यू निकल जाती है। पीएच वैल्यू जब लोअर पीएच एसिड जो होंगे वो होंगे कंसंट्रेटेड, और हाईयर पीएच एसिड जो होंगे वो होंगे डाइल्यूट। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जमीन से खोद के निकलना, जो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक भी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं अपने अपने। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी, जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन जो टर्म है तुम्हारा, कंसंट्रेशन जो टर्म है तुम्हारा ये रिलेटिव है मेरे भाई, ये क्या है, ये रिलेटिव है। कंसंट्रेशन जो टर्म है ये टर्म रिलेटिव टर्म है, ये क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक, चाशनी के बगल में रख के शरबत देख रहे हो तो तुमको लग रहा है चाशनी कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब मान लो किसी ऐसे को तुमने ले लिया जो शरबत से भी कम मीठा है ना, तो तुम कहोगे भाई शरबत कंसंट्रेटेड है, तो ये रिलेटिव है, डिपेंड्स अपॉन। ठीक, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के लिए मैंने एक मोटा माटी बात क्या बता दी, जिनकी हाईयर वैल्यू होती है वो डाइल्यूट होते हैं, जिनकी लोअर वैल्यू होती है वो कंसंट्रेटेड होते हैं। अब देखो ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, और सबसे भयानक लेवल पे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये, मैंने 7-8 एसिड लिखे हुए हैं, इनके क्या यूजेस हैं। ठीक, ये एग्जाम में आता है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड, ये कहां से कौन ऑब्टेन हुआ है ना, कौन सा एसिड कहां से ऑब्टेन हुआ, विनेगर कहां से ऑब्टेन होता है, एसिटिक एसिड से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड का किसी और नाम से, एसिटिक एसिड को किस और नाम से जानते हैं, विनेगर। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विनेगर का मेन कंपोनेंट कौन है, एसिटिक एसिड। ठीक, फिर एप्पल में कौन सा होता है, मैलाइक एसिड, मैलाइक एसिड। टैमरिंड में कौन सा, टार्टरिक एसिड। ठीक, टक 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 टक, ठीक, टट्टे, हाँ बहुत बढ़िया, टट्टे नहीं। मिल्क का होता है लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, यानी नींबू जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, बाल में जो सिट्रिक एसिड मिलाते हो, आई बात समझ में। तो टोमेटो एस्कॉर्बिक एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड, और ये बड़ी बार पूछा गया है क्या, फॉर्मिक एसिड, स्टिंग ऑफ बी एंड आंट, यानी चींटी और जो बी होती है उसके स्टिंग से आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। ठीक, तो ये है आपका आज का एसिड बेसिस सॉल्ट। ये नोट्स टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे। ठीक, जैसे ही लेक्चर एंड होता है ये नोट्स टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे, तत्काल प्रभाव से इसको पढ़ लेना, रख लेना, प्रिंट करा के रखा लेना। ठीक, अब वो समय आ गया है जब आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, बहुत ही कायदे वाला हाई लेवल की पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि ये समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाती हैं बाद में तुमको लगता है कि ये मामला ऐसा नहीं चल रहा, वैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पर दिक्कत हो जाती है। एसिड बेसिस सॉल्ट जो टॉपिक है आज जो हमने कवर किया, बड़ा ही अपने आप में अतरंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड आज हमने कवर किया है, कल के लेक्चर में हम बेस निपटाएंगे। ठीक, और जो बच्चे मेरे होनहार कमेंट्स करने के लिए काफी बेताब हैं, ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। ये क्लास जब एंड होगी तो आप इसी क्लास के एंड में मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको, कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक, आप मुझे बताओगे आज का ये मेरा आइडिया कैसा लगा कि कमेंट्स नहीं करते हैं और खाली पढ़ते हैं। ठीक, आप मुझे ये बताओगे कि ये क्लास में जो मैं आज कंटेंट लेके आया था, क्या ये कंटेंट अच्छा था या नहीं था, कोई सुधार की जरूरत थी क्या मजा आई या नहीं आई, है ना, मजा आई या नहीं आई, अरे मजा आई या नहीं आई, अगर आई तो लाइक कर दो, दबा के लाइक करो, शेयर करो, और अपने घर वालों, मोहल्ले वालों, सबको बता दो कि भाई एसिड बेसिस सॉल्ट जूनियर्स हैं, उनको ही भेज दो। ठीक, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक, उनको आप ये टॉपिक शेयर कर सकते हो। और जिसे नहीं पता कि ये टॉपिक किस तरीके की इंपॉर्टेंस रखता है, तो अपने स्टेटस में साथ में व्हाट्सएप पे इसको शेयर करिए, और साथ में उसमें लिख भी दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एनडीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री।
यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री की ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एनडीए का, ठीक, क्योंकि ये टॉपिक जो आपका है यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यूअस मैनर में फंसते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। आज एसिड पढ़ ली, कल बेस पढ़ेंगे, अब बाकी बेबी को बेस पसंद है, हमको भी, तो ये बेस आज एसिड हो गया, कल बेस पढ़ेंगे। जैसे ही आज मैंने ये बताया है वैसे ही कुछ बेस के लिए भी लेके आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा एसिड बेस और सॉल्ट में अंतर क्या है। हम लोगों के साथ समस्या है, स्कूल वालों ने क्या कर रखा है, बचपन से हम लोगों को जब पढ़ाया गया तो ऐसे पढ़ाया गया, चैप्टर डाला गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पर हमें ये नहीं पता होता जो देखो कंपोनेंट दो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो कोई भी चीज एसिड हो सकती है या तो तुमने थ्योरी भी देखी, इतनी सारी थ्योरी देखी, एक ने भी सॉल्ट का नाम लिया नहीं लिया, क्यों, वो एसिड बेस की थ्योरी है। आई बात समझ में, कोई भी सब्सटेंस या तो H+ आयन डोनेट करेगा या तो OH- डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा या एक्सेप्टर होगा, ठीक, लेविस एसिड होगा या बेस होगा, लोन पेयर डोनर एक्सेप्टर, ठीक। तो इस तरीके से एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने, एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने। लेकिन सॉल्ट क्या होते हैं, देखो सो ऐसा नहीं है कि जो जैसे HCl है, HCl को तुम एसिड के रूप में पढ़ते हो, ठीक, और NaCl को तुम सॉल्ट में पढ़ते हो, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं तुमको बोलूं तो तुम बोलोगे जो HI और HBr है, ये क्या है, HI और HBr तो तुम्हारे हिसाब से सॉल्ट है, तुमने वहां पे पढ़ रखा है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सॉल्ट है ये वाइडर पर्सपेक्टिव है, थोड़ी और बड़ी बात है, ठीक। कोई भी चीज एसिड हो सकती है या बेस हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज सॉल्ट है तो कोई बेस भी सॉल्ट हो सकता है, कोई एसिड भी सॉल्ट हो सकता है, ठीक। सॉल्ट की मेरे हिसाब से जो परिभाषा है वो ये, कोई भी चीज जो आपको एनर्जी देती है, जो एनर्जी का संतुलन बना के रखती है, इसका प्रवाह करती है, वो क्या है, वो सॉल्ट है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट, जिन लोगों में बीपी लो की दिक्कत होती है ना, उनको कहा जाता है भाई नमक खाया करो, चाय कॉफी पिया करो, ठीक। तो वो क्या है, एनर्जी की दिक्कतें हैं करने लगते हैं, है ना। काफी लड़कों को लड़कियों को भी दिक्कत होगी बीपी की, काफी बच्चे हैं छोटे छोटे उम्र में ही 16 17 18 साल की 19 साल की उम्र में ही ऐसी दिक्कतें आने लगती है, ठीक। तो ये क्या है, ये एनर्जी के लिए जो ये मतलब जो भी चीज सॉल्ट है। अब जैसे देखो तुमने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ा होगा, तुमने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ा होगा, लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी के सेक्शन में जो क्या बोलते हैं H2SO4 है, H2SO4 है, वो वहां पे क्या है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक तरीके के सॉल्ट होते हैं, पर तुम्हारी डेफिनेशन में तो उतरा नहीं, तुम्हारे हिसाब से या तो एसिड होना चाहिए था या तो बेस होना चाहिए या तो सॉल्ट, नहीं ऐसा नहीं है, कोई चीज एसिड या बेस हो सकती है, ये आपस में एक टॉपिक है, सॉल्ट एंटायरली एकदम अलग ही टॉपिक है। आई बात समझ में, तो हम लोग ये भी एक बड़ा जंगीर मुद्दा है जो बच्चों में बड़ी समस्या है, उसका कारण भी मैंने बताया, जब चैप्टर्स कराए जाते हैं किताबों में तो एक सिंगल हेडिंग डाल दी जाती है, क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसलिए नहीं डाली है, एंड सॉल्ट लिखा है, वरना सॉल्ट एसिड एंड बेसिस लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी। खैर एसिड बेस अलग चीज है, सॉल्ट अलग चीज है, इस बारे में और गहराई में उतरेंगे, खूब गोते लगाएंगे। तो भाई साहब आज की क्लास आपको लगी कैसी, और कल का टॉपिक बेस है, ठीक, और आगे अब मैं फिजिक्स भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक, और एमसीक्यूज की क्वेश्चनियर भी लाने वाला हूँ जल्दी, चाहे मुझे एक दिन में 2 लाइव क्यों ना करने पड़े, एक लाइव एक रिकॉर्डेड क्यों ना डालना पड़े, मैं जल्दी से जल्दी चीजों को लाऊंगा, ऐसे शॉर्टकट में लाऊंगा, ऐसे छोटे तरीके से लाऊंगा, समझने में आसान बनाने वाली, मैं जो समझ आसान कर सके तुम्हारी, ऐसी पीपीटी ऐसी पीडीएफ बना के लाऊंगा ताकि तुम देखो और तुम्हें समझ में आ जाए हाँ ये कह क्या रहा है ना, जो चित्र हैं जो चीजें हैं वो बोल उठे, है ना, दीवारें बोल उठेंगी, तो वैसा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना काफी है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जय हिंद जय भारत, मुलाकात होती है बेस के अगले टॉपिक में। जय हिंद जय भारत।